नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब हम अपना दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस पेपर का। आज हमारे पास पेपर है, दिखाई दे रहा होगा आपको कौन सा, ये 3/12/2022। देखो 2022 का नहीं है, पता नहीं 2022 कैसे डल गया है। ये हमारा 2020 का पेपर है, ठीक है जी। तो जो कल हमने कराया था वो भी 2020 का था, 2022 का मत समझ लेना, ठीक है ना। तो इसके थंबनेल में मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये 2020 का एग्ज़ाम है हमारे पास, ठीक। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास हम। पहला क्वेश्चन देखो, ज़्यादा फास्ट भागने की जरूरत हमारी नहीं है अभी। हम एग्जाम में आपको बता रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी है, धीरे से समझनी है, इनकी प्रैक्टिस इतनी करनी है जिससे आप इसमें तेज चल सकें। अगर कोई बाइक चलानी आपको सिखाता है तो आपसे ये नहीं कहता कि तेज़ चलाओ, ये कहता है स्लो चलाओ, तेज़ तो आप चला लोगे। स्लो पे बैलेंस बन गया तो तेज़ आप चला लोगे। तो पहले आप बैलेंस बनाइए, फिर चलिए, फिर धीरे 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 चलते चलते इस पर स्पीड बनाइए। जिनका एग्ज़ाम नियर है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर स्लो स्लो चलेंगे। तो ना ही हम स्लो चल रहे हैं, ना ही इसमें धीरे चल रहे हैं, ठीक है ना। ना ही हम धीरे चल रहे हैं, ना ही हम तेज़ चल रहे हैं, हम मिडिल स्पीड लेकर चल रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा जल्दी से करना है। आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक धातु की आयताकार चादर 28 मीटर और 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग काट इस प्रकार काटा जाता है कि प्रत्येक खुला बक्सा बन जाता है। क्या कह रहा है, एक खुला बक्सा बन जाता है। प्रत्येक वर्ग की लंबाई हमारे पास 3 मीटर है, तो बक्से का आयतन क्या होगा ये पूछा है आपसे। आप देखो इसने करा है, एक रेक्टेंगुलर सीट है आपके पास मेटल की, एक रेक्टेंगुलर आपके पास है, एक आयताकार सीट है आपकी, एक आयताकार सीट है। इसको इसने बोला है हमसे, इस आयताकार सीट में बोला है एक रेक्टेंगुलर सीट ऑफ ए मेटल हैज़ डायमेंशन 28 और 16। इसकी डायमेंशन दे रखी है हमें 28 और 16, ठीक। ए स्क्वायर हैज़ बीन कट फ्रॉम ईच कॉर्नर इन सच अ वे दैट द ओपन बॉक्स कैन बी मेड। एक खुला हुआ बक्सा बन जाएगा आपका इफ़ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 3 मीटर। तो हमने जो इसके कोनों से, ये 28 मीटर 16 मीटर है, इसके हर कोने से 3-3 मीटर का एक बॉक्स काट लिया है। तो इसके हर एक कोने से 3-3 मीटर का बॉक्स काट लिया है। ऐसे ही हमने यहाँ भी 3-3 मीटर का बॉक्स काटा है, यहाँ भी, और यहाँ भी 3 मीटर का बॉक्स काटा है। तो आप देखें, जब हम इसमें से 3-3 मीटर का बॉक्स कट कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास इतनी सी रह जाएगी। तो ये हमारे पास ये इतना रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये भी इतना रह जाएगा, ठीक। ऐसी ये वाली लेंथ भी हमारे पास इतनी ही रह जाएगी, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास जो बना है, ये हमारे पास ये ओपन बॉक्स बन गया है, ये हमारे पास इतना सा रह गया है ये रहा। तो आपको ये आकृति दिख रही होगी। तो आप देखिए टोटल लेंथ थी 28, ये टोटल लेंथ थी हमारे पास 28। 3 इधर से खत्म हो गया, 3 इधर से खत्म हो गया, तो 6 खत्म हो गया। तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 22। तो लेंथ बची है 22। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो 3 इधर से खत्म हुआ, 3 इधर से, तो ये बचा कितना, 6 माइनस करेंगे इसमें से भी तो ये बचेगा 10। तो ये 10 बच गया है। अब आप देखें इसके चारों कोनों को मोड़कर ऊपर, इसके चारों कोनों को ऊपर मोड़कर इधर को बंद कर दिया ऊपर, तो एक खुला हुआ बॉक्स बन गया मिठाई का। तो आप देखें हमारे पास जो ये आयतन बनेगा ये ऐसा बन जाएगा बॉक्स का कि हमारे पास ये 3D फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे, जिसका बेस तो हमारे पास रह गया 22। हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है, वो जो चौड़ाई है हमारे पास ये बन जाएगी 10, और जो इसकी हाइट बनेगी वो बनेगी 3। तो आपके पास ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा 22, 10 और 3 का। उसने पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, इस बॉक्स का वॉल्यूम पूछा है। तो यानी कि LBH की गुणा करनी है, यानी कि 22 गुणा 10 गुणा 3 आपको करना है। तो 22 3 66, 660 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। घर पे कोई भी एक पेज लेना, उससे फाड़ कर देख लेना आप। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखें हमारे पास ये बॉक्स, ये एक पेपर दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा सबको। तो अगर मैं इसके कोने से, हम इसके दोनों कोनों से हम 3-3 मीटर का बॉक्स काट लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया है, चारों कोनों से हम इसका काट रहे हैं। चारों कोनों से हम इसका क्या काट रहे हैं, 3 मीटर का एक स्क्वायर काट रहे हैं। देखो शेप पर मत जाना, शेप हो सकता है कि ये स्केल वगैरह से तो बनाई नहीं है, मैं आपके सामने ही पेपर कट करके बना रहा हूँ। तो हमारे पास ये आकृति ऐसी बन गई है। तो आपको दिखाई दे रही होगी आकृति कैसी बन गई है। तो इसको मोड़कर, इसको ऐसे मोड़ा गया है इधर से। तो आप देखें जो इसकी लेंथ थी, 3 इधर से कम हो गए, 3 इधर से कम हो गए, ये हो गया 22। 3 इधर से कम हुआ, 3 इधर से, ये हो गया 22। उसके बाद अगर हम देखें ये जो इसकी चौड़ाई थी, ये इसकी चौड़ाई थी, ये इधर से 3 कम हुआ, ये 3 इधर से कम हुआ, तो कितना हो गया हमारे पास, 6 कम हो गया। ये टोटल 16 था, 6 कम हो गए, 10 बच गया है बीच में। अब इन्होंने क्या करा है, इसको मोड़कर एक खुला हुआ बॉक्स बना दिया है। तो मोड़कर खुला हुआ बॉक्स कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी शेप का बॉक्स बन गया है आपका,
ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक खुला हुआ बॉक्स बन गया है। ये एक ऐसा बॉक्स बन गया है जिसकी हमारे पास लेंथ कितनी हो गई थी, ये 28 थी, कितनी हो गई 22। ये जो चौड़ाई थी हमारे पास, ये 16 थी, कितनी रहेगी 6। ये 22 है, ये 6 है। और ये जो इसके जो वर्ग काटे थे 3-3 मीटर के, जो स्क्वायर कट करे थे, तो ये इसकी हाइट में जुड़ गए हैं 3 मीटर के। तो ये 3 मीटर इसकी हाइट हो गई है। तो मैंने यही किया है, ये जो चौड़ाई थी, लंबाई 22 हो गई, चौड़ाई 10 हो गई, उसकी हाइट 3 हो गई। तो हमारे पास ये बॉक्स बन चुका है कितने का, 22, 10 और 3 का। तो इनकी मल्टीप्लाई करें, 22 थी 66 दाम 660, हमारा वॉल्यूम हो गया। घर पे कट करके देखना आप करें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बात कर रहा है, इसने बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन बैक्टीरिया in an experimental field increased by 10%, in the first year increased by 8%, in the second year decreased by 10%, in the third year। देखो इसने बोला है फील्ड इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हुए हैं, सेकंड ईयर में 8% इंक्रीज हुआ है ये रहा, एंड डिक्रीज बाय 10% थर्ड ईयर में। इफ द प्रेजेंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन दैट एक्सपेरिमेंटल एरिया इज 21384, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द बिगिनिंग। शुरुआत वाले पूछिए, तो सक्सेसिव मेथड है ये भी, तो हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, 1 बाई 1 करते हैं। तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो, देखो 10% की वैल्यू होती है 1/10, 8% की वैल्यू होती है हमारे पास 2/25, लास्ट में 10% है, उसकी वैल्यू 1/10 होती है। तो ये मैंने लिख दिया, आपको ध्यान रहेगी। आप देखें 10% इंक्रीज करना है, तो 10% 1/10 होता है, तो 10 से 1 इंक्रीज होकर 11 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 8% फिर इंक्रीज करना है, ठीक है ना। दूसरे वर्ष में 8% बढ़ रहा है, तो 8% का मतलब 25 से 2 बढ़ जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 25 से 27। उसके बाद इसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे बोला है 10% कम हो गई है, 10% कम हो गया तो 10 से फिर ये 9 हो गया है। तो आप देखें ये इन सब की मल्टीप्लाई तो दर्शा रहा है कि इन स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, इन सब की मल्टीप्लाई हमें बता रही है कि बाद में कितनी बची है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लाई 21,384 के बराबर है। तो हो सकता है इनकी मल्टीप्लाई करके आपको इसका टेबल दिख जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जाम में इतनी ही आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन टफ भी आ सकती है। तो आपको क्या लिखना है, 21,384 जो है हमारे पास, ये बराबर है इन सब की मल्टीप्लाई की, यानी कि 11 के बराबर, 27 के बराबर और 9 के बराबर है। हमें बताना किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 25 के बराबर है, फिर 10 के बराबर है। तो हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, तो कटिंग करनी है, जितनी जल्दी हम इसकी कटिंग कर पाएंगे उतनी जल्दी सवाल हो जाएगा। अब कटिंग करते हैं हम, देखो 11 से काटें इसे, 11 से काटेंगे तो 213 है हमारे पास, तो 11 19 हो जाएगा 209, 209 के बाद 9 का 4 84, ये बच गया हमारे पास। अब देखो 4 बचा है, 484, 484 क्या होता है, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, कटिंग कर देंगे आप इसकी, 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब आप इसे 9 से काट लीजिए और फिर 27 से काट लीजिए, किसी से भी काट सकते हैं आप। 27 से काटेंगे हम, 27 7 189, बचा 5, 27 दूनी 54, 72, 9 से काटेंगे फिर 8, तो इसकी कटिंग होकर ये 8 बार कट गया है। अब 8 की गुणा करोगे, 25 8 200, 200 के बाद 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा आंसर 20,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा होगा बस। आगे देखते हैं, ये कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपये है, इसे 18% की डिस्काउंट पर बेचा गया है, यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है। तो आप पूछे, कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 1824, इट इज सोल्ड 18% डिस्काउंट, इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज 14%, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। आपको मैंने प्रीवियस पेपर कराए हैं, तो उसमें मैंने बताया था इनका रिलेशन क्या था, डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज रखी है। तो डिस्काउंट करेंगे हम, तो 18% डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो डिस्काउंट माइनस होकर हो जाएगा 82, 14% प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 114। तो ये जो रेशो बनेगा हमारे पास, सीपी और एमपी का रेशो बनेगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने, सीपी और एमपी का जो रेशो होता है वो बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसको आप याद ही कर लें, ये ज़्यादा आसानी रहेगी, एग्जाम में आपका रिपीट होने के चांस रहते हैं इस रेशो के। तो हमने क्या करा, 100 में से डिस्काउंट माइनस किया तो 18 माइनस किया तो 82 हो गया, 100 में 14 ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड करा तो 114 हो गया। आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये 41 और इस 57 है, आपके पास सीपी और एमपी का रेशो आ गया। उसने एमपी दिया है हमें 1824, तो 57 के बराबर है 1824, तो ये बराबर है 57 के। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, आपको निकालना है 41 के इक्वल कितना होगा। तो कटिंग ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। आप 57 का टेबल पढ़ें या फिर 19 से काट लीजिए साहब, 3 से काटते हैं पहले हम, 3 से 18, 0 3 8 24, 19 से कटिंग करते हैं, सॉरी 19 थी 57, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, तो आपके पास हो गया है 32 गुणा 41। अब 41 का पहाड़ा पड़े या फिर 32 का, 32 से कम होते हैं 32, 2 हासिल लगा 3, 32 चौका होता है 128, 128 में 3 जोड़ोगे तो 131, तो ये हो गया 1312, हमारा आ गया 13 12।
आगे देखते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत का विकर्ण √31 है और इसका क्षेत्रफल, देखो विकर्ण होता है लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर का ऐड, L² + B² का अंडर जो होता है वो 31 दे रखा है, √31 कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है तो इसका आयत का परिमाप बताना है क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल में आपको ध्यान रखना है ये स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन वॉल्यूम में बनता है जब वॉल्यूम में हमें क्यूबॉइड का पेरीमीटर या फिर क्यूबॉइड का वॉल फेस एरिया देता है, चारों दीवारों का एरिया। तो इसमें एक स्पेसिफाइड है ये, आप देखिए हमारे पास जो आयत का विकर्ण होता है डायगोनल वो होता है √L² + B², इसकी वैल्यू दे रखी है इसने √31, ठीक है। और इसने हमें एरिया दे रखा है L × B, वो दे रखा है हमें 25। हमसे इसने पूछा है 2L + B क्या होगा। तो आप देखें अगर मैं L + B निकाल लूँ तो मुझे उसका डबल करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो L + B की वैल्यू निकालते हैं पहले। देखो L + B मैंने लिखा, तो L + B का होल स्क्वायर क्या होता है, L + B का होल स्क्वायर होता है, आप बोलोगे ये होगा L² + B² प्लस के 2LB, तो यही होता है A² + B² + 2AB, यही फॉर्मूला होता है। अब आप देखें L² + B², आप इसका अंडर हटा देंगे तो L² + B² हमारा 31 बन जाएगा। मैंने क्या बोला था शुरुआत में, ये स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, ये इसी मेथड से चलते हैं, इसमें कुछ और मेथड नहीं लगता है। आपको ध्यान रखना है जितने भी वॉल्यूम या एरिया फिर वॉल्यूम के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 2D या 3D के, वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। क्या करना है बस, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, आपके सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। आप देखें L² B² 31 हो गया, 2LB लेना है आपको, तो 2LB आप करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, तो आपके पास बन गया L + B बराबर हो गया आपके पास इसका अंडर रूट। तो आप देखें 81 का अंडर रूट होगा 9, लेकिन आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है L + B का डबल, तो 9 का डबल आप कर देंगे कितना हो जाएगा 18। तो जब आपको इसका परफॉर्मा याद रहेगा क्वेश्चन का तो आपको लिखने की इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या देखना है कि 31 और ये 50, ये हुआ 81, 81 का अंडर रूट हम करेंगे 9, तो पेरीमीटर पूछा है तो इसका डबल 18। तो लिखना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला परफॉर्मा आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट कर देना है क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। इसने हमसे कहा है क्वेश्चन को, ये कह रहा है 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में कर सकती हैं पूरा। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिला और लगानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिन में पूरा हो जाए, पूरा कर लिया जाए। तो कह रहा है 25 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, आफ्टर हाउ मैनी डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क शुड 15 मोर वोमेन बी एम्प्लॉयड, कितनी वोमेन कितने समय बाद कितनी औरतें एम्प्लॉय की जाएं, लगाई जाएं, सो दैट द वर्क कंप्लीटेड इन 45 days। क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से हो जाएगा ये। इसने हमसे बोला है कि जो कार्य है वो हमारे पास 25 औरतों का वो 60 दिन का काम है, तो 25 महिलाएं जो हैं वो 60 दिन में काम कर सकती हैं, यानी कि टोटल वर्क जो है हमारे पास 1500 है। अब उसने हमसे बोला है कि मैं कितने दिनों के बाद 15 औरतों को काम पर लगाऊं, तो 15 औरतों को कितने दिनों के बाद काम पे लगाऊं कि काम 45 दिन में हो जाए। तो देखो एक काम करते हैं, मैं स्टार्टिंग से ही सारी औरतों से काम करा देता हूँ। कितना, 25 की 25 औरतों से, 25 और 15 कितनी हो जाएंगी ये हमारे पास 40 औरतें हो जाएंगी, ठीक है जी। उसने बोला है कि आफ्टर हाउ मैनी डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, कार्य शुरुआत होने से कितने दिनों बाद मैं 15 औरतें काम पर लगाऊं कि काम जो है हमारा कंप्लीट हो जाए कितने दिनों में, 45 दिनों में, ठीक है जी। तो अगर हम 15 वोमेन को शुरुआत से ही लगाते हैं तो 15 वोमेन लगा देंगे तो 40 हो जाएंगे, 40 गुणा 45 करेंगे तो 1800 काम हो जाएगा। आप देखो अगर मैंने 15 औरतें स्टार्टिंग से लगा दी, हमारे पास इसने बोला था कि ये सारा काम है, 25 औरतें काम करेंगी कुछ दिन, उसके बाद हमारे पास 15 औरतें आ गई तो ये हो गई 40 औरतें। अब काम करा उन्होंने बाकी बचे हुए दिन, तो पूरा काम 45 दिन में हो गया। तो आप देखो पूरा काम 45 दिन में हुआ है, हमें ये पता नहीं है शुरुआत में कितने दिन है बाद के कितने दिन है, हमें टोटल पता है। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ भी 15 औरतें लगा दूँ काम पर तो 40 औरतें यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, और 40 औरतें 45 दिन काम करेंगे तो काम ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ दिन कम करवाना था इनसे काम, तो जितना काम ज़्यादा हुआ है वो काम किसने किया होगा, 15 औरतें से, क्योंकि वो 15 औरतें पहले आ गई होंगी। अगर वो अपने समय पर आती तो 45 दिन ही लगते, तो जितना काम 15 औरतों का है वो करा देंगे, उतना आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। तो हमने 45 दिनों तक सभी से काम करा दिया, 45 दिनों तक 40 औरतों से, तो हमारा काम आया 1800, जबकि है काम 1500, तो काम 300 हमने ज़्यादा करा दिया। तो जो 300 काम ज़्यादा कराया है वो जो औरतें आ रही थी वो पहले आ गई थी, 15 औरतें, उनकी वजह से हुआ है। तो ये 15 औरतें कितने दिन में किया इन्होंने काम, 20 दिन में, ये तो 20 दिन बाद आना था जो काम समय पर होता, तो इसका आंसर आ गया 20। कुछ बच्चे इसे ऐसा मान लेते हैं कि 15 औरतें आई ही ना,
तो 25 और थे, 45 दिन तक काम करेंगे, तो 25 गुणा 45 होगा 1125। 1125 अगर मैं 1500 में से माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 375। तो जो 375 काम है वो 15 औरतों से कराना है, तो आएगा 25 दिन। तो इसका मतलब 375 औरतों ने केवल 25 दिन काम किया है, तो 45 दिन का काम था, उन्होंने 25 दिन काम किया है, तो यानी कि वो 20 दिन बाद आई थी। तो ऐसे भी कर लेते हैं कुछ बच्चे, और ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे देखते हैं। इसने बोला है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो आप देखो, आपको इसमें क्या करना होता है, केवल 2 से भाग करना है 42। 42 को 2 जोड़ेंगे 44 का आधा 22। 42 में 2 घटाएंगे 40 का आधा 20। तो 44 और 20 हमारे पास संख्या हो जाएंगी। उसने हमसे इनका पूछा है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है जी। अभी हमने देखा था, हमारे पास था किसी दो संख्याओं का जो हमारे पास वर्गों का अंतर है। हमें क्या करना है, देखो हमें इसमें सबसे पहले आधा करना होता है 42। 42 में 2 जोड़ेंगे 44 का आधा देखेंगे कितना हो जाएगा 22। उसके बाद हमें 42 था, 2 घटाएंगे 40, उसका आधा करेंगे 20। तो 22 और 20 का जो गुणनफल है वो 440 बनेगा। आपको करना तो इतना ही है। सम संख्या और विषम संख्या का समझ लेते हैं क्या चक्कर है। आप देखो, सम संख्या और विषम संख्या, इसने 2 नंबर बोला है, हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, इनके वर्गों का अंतर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसने इसको बोला है 84। तो आप देखो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आप कर लेंगे, ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी 84 हो जाएगा। लेकिन इसने पहली लाइन में बोला था कि दो जो हैं सम संख्याएं हैं। अब देखो, सम संख्या जो होती हैं, लगातार क्रमागत सम संख्या जो होती हैं, उनमें 2 का अंतर होता है। तो जो ए माइनस बी है 2 है, तो आप इससे 2 रखोगे तो 2 से इसे काटेंगे 42 आ जाएगा। जैसे ही आपका ये 42 आया तो आपको पता चल गया कि ए प्लस बी जो है हमारा वो 42 है। और ए माइनस बी आपको पता था कि ए माइनस बी कितना है इसका, ए माइनस बी है इसका 2, तभी तो 2 से डिवाइड किया था हमने। तो आप देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वेशन जब भी आती है क्या बता रखा है आपको, दोनों को ऐड करके हाफ करना है ए की वैल्यू, दोनों को माइनस करके हाफ करना है बी की वैल्यू। दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 44 का आधा 22, दोनों को माइनस करेंगे 20 का आधा 40 का आधा हो जाएगा 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई उसने आपसे पूछी है कितना होगा 440। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी 440। ये आंसर है, हमें सर्कल कर दिया हमने इस पर। आगे देखते हैं। इसने बोला है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए 4%, देखो एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए, एक निश्चित धनराशि जो है वो 5% है 4 साल के लिए। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला है 4% वार्षिक दर पर है अगले 8 साल के लिए, 4% वार्षिक दर है अगले 8 साल के लिए। ठीक। उसके बाद उसने बोला है 7% वार्षिक की दर पर है 12 वर्षों से अधिक। आपको देखो 4 और 8 साल हो चुके हैं 12 साल, तो 7% जो वार्षिक दर है वो इससे ज़्यादा है 12 वर्ष से ज़्यादा, लेकिन कितने साल के लिए ये आगे पता चलेगी। उसने बोला है यदि वर्षों की समावधि, यदि 15 वर्षों की समावधि के बाद, यानी कि टोटल समय 15 वर्ष है, तो 8 4 12 हो चुका है, तो 3 साल ये बचा है, तो टोटल हमारे पास ये हो गया। कह रहा है समावधि के बाद प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 है, ये साधारण ब्याज दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। तो धनराशि कितनी है, तो आप देखो इंग्लिश में रीड करके समझाता हूँ आपको एक बार। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज गिवन एज ए लोन फॉर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 4 ईयर के लिए 5% रेट पर है। फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, नेक्स्ट 8 ईयर के लिए 4% पर है। आगे उसने बोला एंड मोर देन 12 ईयर, तो 8 और 4 12 साल हो चुके हैं, तो 12 साल के बाद, 12 साल के बाद मोर देन 12 ईयर्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो 12 साल के बाद जितने भी साल होंगे 7% की रेट रहेगी इसकी। कितने साल हैं वो आगे इसने हमें मेंशन किया हुआ है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो जो 15 ईयर का पीरियड है, तो 12 साल आपके हो चुके हैं, तो 3 साल ही बचे हैं आपके, तो मैंने 3 साल लिख दिया। तो इसका इंटरेस्ट आया है 43,800। वॉट इज़ द अमाउंट, वॉट वॉज दैट अमाउंट, प्रिंसिपल पूछा है। तो आप देखो इंटरेस्ट आ रहा है कितना 20 रुपये, यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है 32 रुपये, यहाँ पर आ रहा है 21 रुपये। ठीक है, आप जोड़ देंगे इन सबको, तो 32 और 20 होंगे हमारे पास 52, 52 और 21 होंगे 73। तो 73 के बराबर दे रखा है इसने 438,000। आपको कटिंग करनी है इसको, 73 तिया होते हैं 219 का डबल दे रखा है, ये 600 बार कटेगा, तो 1 की वैल्यू होगी 600। तो आपको 100 के बराबर बताना है, तो 100 के बराबर हो जाएगा 60,000। ठीक है, आगे आंसर हमारे पास 60,000। आगे देखते हैं। इसने बोला है 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 ml होगा। तो हम सबको ml में बदल देंगे। व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 5 लीटर विल बी 195 ml। देखो 195 ml है, 195 ml 5 लीटर का, यानी कि 5000 का। तो आप इसकी कटिंग करेंगे, तो इसने पूछा है, देखो दशमलव भिन्न क्या हुआ, दशमलव भिन्न पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। अगर ये परसेंटेज पूछता तो बच्चे हो सकता है कुछ बच्चे इसका परसेंटेज निकाल दें,
आप इसे 5 से काटेंगे 39, तो 10 आ जाएगा 3.9। देखो 3.9 दे भी रखा है, ये गलत हो जाएगा। इसने आपसे केवल फ्रैक्शन वैल्यू पूछी है केवल, तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए आपको करना है 195 अपॉन में 5, ये 5000 है बस, तो 5 से कटिंग करेंगे आप इसका 39, तो 39 के अपॉन में 1000 है, मतलब 3 जीरो और आ जाएंगे। तो 3 जीरो का मतलब 3 डेसिमल, 3 अंक पर डेसिमल आएगा, 1 2 और 1 जीरो आएगी, तो 1 2 1 जीरो ये रही, तो इसका आंसर होगा 0.039। ठीक है, डेसिमल भिन्न पूछा है, ना कि इसने परसेंटेज। परसेंटेज पूछता तो 39 आ सकता था, वो 3.9, और परसेंटेज नहीं पूछा है तो हमारा 0.039। आगे देखते हैं हम। कह रहा है दो संख्याएं x y तथा z क्रम से 18% और 30% है। दो संख्याएं x तथा y, z का 18% और 30% है। देखो दो संख्याएं हमारे पास x और y, ये z का कितने परसेंट है, ये z का ये तो है 18% और ये z का है 30%। ठीक है, y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, y संख्या जो है x की कितनी परसेंट है। टू नंबर्स x एंड y आर 18% एंड 13% रेस्पेक्टिवली ऑफ द नंबर z। z नंबर का x और y जो है वो 18% और 30% है। तो आप देखो z को मानेंगे आप 100, x को मानेंगे आप 18%, y को मानेंगे 30%। ठीक है जी। उसने बोला है हमसे, उसने हमसे बोला है द नंबर y इज़ वॉट परसेंट ऑफ द नंबर x। नंबर y जो है वो x का कितना परसेंट है, जो 30 है वो ये 18 का कितना परसेंट है। तो 6 पंजे 30 होगा, 6 3 18 होगा, 5/3 का मतलब होता है 1 सही 1/3, 1 सही 2/3। देखो परसेंटेज टेबल आपको लिखवा रखी है मैंने, आप परसेंटेज टेबल से डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। 1 सही 2/3 वैल्यू होती है, 100 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस एक का मतलब होता है 100% और इसका मतलब होता है 66 सही 2/3, तो 66.66 होता है। तो ये हमारे पास हो गया 166.66। तो 166.66 का मतलब 166.66 को हमने 167 लिख रखा है इसमें। आगे देख लेते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू पूछी थी इसने। 17 गेंद को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। बाय सेलिंग 17 बॉल्स फॉर 840 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल। आप देखो इसने बोला है कि 17 गेंदों का जो प्राइस है, 17 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है SP, इसे बेचने पर 5 गेंदों के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखो 17 हमने बेची होंगी तो 17 खरीदी होंगी, तो 17 का SP बराबर है 17 के CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 5 गेंदों का CP ही, ये CP प्रॉफिट कह रहा है, अच्छा हानि कह रहा है, सॉरी। इसने बोला था कि बाय सेलिंग 17 बॉल्स 840 रुपीज़ देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो जिसमें लॉस है ये 5 बॉल का CP है, तो 5 बॉल का CP लिख दिया हमने। तो आप देखो यहाँ पर माइनस करोगे आप इसे, तो ये हो जाएगा 12 बॉल का CP और यहाँ हो जाएगा 17 बॉल का SP। तो यानी कि आपको इसमें पता चल गया कि 17 बॉल जितने में वो बेच रहा है, 17 का जो SP है वो बराबर है 12 बॉल के CP के। तो इसने बोला है 17 गेंदों को वो बेच रहा है 840 में, तो आप देखो 17 गेंदों को जो बेच रहा है वो 840 में बेच रहा है। तो आप देखो इसे 17 से भाग करोगे तो 1 का SP आ जाएगा, अगर आप इसे 12 से भाग करोगे तो 1 का CP आ जाएगा। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 7 84, तो CP आ गया 70। उसने हमसे यही पूछा है कि इसका CP कितना है, तो इसने CP पूछा है 1 बॉल का, तो हो गया 70। आगे देखते हैं, तो कह रहा है 3 साझेदार ABC 2,21,000 रुपये को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ABC को प्राप्त धनराशि में से प्रत्येक को 2,000 3,000 4,000 रुपये निकाल दी जाए। प्रत्येक की धनराशि में से 2,000 3,000 4,000 निकाल दी जाए तो धनराशि वे प्राप्त करेंगे कितनी, 11 18 24 के अनुपात में। तो B ने कितनी धनराशि प्राप्त किया। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आप इसे ओरल कर पाएंगे आराम से। इसने बोला है 3 पार्टनर ABC कैन डिवाइड 2,21,000 रुपये अमंग देमसेल्फ इन सच अ वे दैट इफ़ 2,000 3,000 4,000 आर रिमूव्ड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड बाय ABC। यानी कि जो इनको अमाउंट रिसीव हो रही है उसमें से 2,000 3,000 4,000 माइनस कर दें तो हमारे पास जो अनुपात बनेगा इनका, देन द अमाउंट दे विल रिसीव विल बी द रेशो 11 18 24। हाउ मच मनी डिड बी रिसीव। B का पूछा है, तो आप सिंपल सी चीज़ देखें कि अगर हम ABC तीनों में से 2,000 3,000 और 4,000 माइनस कर रहे हैं तो इनके टोटल में से माइनस कर देंगे, जो टोटल बचेगा उस टोटल का रेशो हमें 11 18 और 24 दे रखा है। तो आप देखो 2 3 5 5 4 9 9,000 आप अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 9,021 में से करेंगे 12,000, तो बचेगा 2,12,000। 2,12,000 को आपको इस रेशो में बांटना है 11 18 24, 18 24 42, 42 11 53, 53 के बराबर है 2,12,000, तो 1 के बराबर 53 चौका, तो 1 के बराबर आया 4,000, 18 के बराबर आएगा 72,000। 72,000 B की वैल्यू तब आई है जब 3,000 माइनस किया था, तो 72 में 3 जोड़ेंगे 75,000, तो हमारे पास आंसर तो ये आ जाएगा।
देखो क्वेश्चन में लिखना कुछ नहीं होता है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, या फिर आपको अपने ऊपर भरोसा है। तो आप देखें, पहले तो प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। इसने बोला है कि 2,21,000 थे, वो ए बी सी में बांटना था, ए बी और सी में बांटना था। अगर सी के हिस्से में से हम 2,000 माइनस कर दें, बी के हिस्से में से 3,000 हम माइनस कर देते हैं, और सी के हिस्से में से हम 4,000 माइनस कर देते हैं। तो इतना माइनस करने के बाद आप देखो, तीनों में से इतना माइनस करेंगे तो टोटल में से कितना माइनस होगा, 2 3 5 4 9, तो टोटल में से 9,000 माइनस हो जाएगा। 9,000 माइनस होने के बाद हमारे पास बचेंगे 1,12,000, वो 2,12,000 सॉरी, ये बचेगा 2,12,000। तो 2,12,000 उसने बोला है जो रिमेनिंग है वो किस रेशो में बचा है हमारे पास, 11:18:24। तो ये इस रेशो में बच गया। तो आपको इस रेशो में बांटना है किसमें, 11, 18, 24 में, 11, 18 और 24 के अनुपात में। अब आप देखें इस रेशो में बांटेंगे तो हमें 18 की वैल्यू बतानी है, लेकिन 18 जो आएगी वो बी की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू भी कौन सी, जो 3,000 माइनस हो गया है, तो आपको 3,000 जोड़ने हैं उसमें। तो आप देखें 18, 24, 42, 42, 11, 53, तो ये हमारे पास टोटल आया 53 है। तो 53 को वो कह रहा है 53 को 212,00 और 000, एक के बराबर हुआ 53 चौका, तो ये 4,000 हो गया। तो आपको बताना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आई है 18, 18 के बराबर होगा 18 चौक 72, तो 72,000 हो गया। 72,000 बी की वैल्यू तब आई है जब 3,000 माइनस किया था, तो आपको 3,000 इसमें जोड़ना पड़ेगा बस। तो 3,000 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75,000। तो देखो 72 और 75 दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, जबकि आंसर आएगा 75,000। तो ये गलती कर देते हैं, इसी वजह से दोनों दिए हैं हमें। आगे देखते हैं, ये कह रहा है दो संख्याओं का लैस है और मैस है। लैस 252 है और मैस 12 है। इन संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो लैस है क्या होता है, आपको जब एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाऊंगा उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें पता है। आप देखो क्या करना होता है हमें, एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है, जो एलसीएम होता है वो होता है एचसीएफ इंटू कोप्राइम फैक्टर्स। कोप्राइम फैक्टर्स जो आपस में किसी से नहीं करते बाकी वजह में, और जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ ही होता है। और जो संख्याओं का अंतर होगा, जो संख्याओं का अंतर लेंगे, देखो संख्या अगर हमारे पास दो हैं ए और बी, तो संख्या ए और बी ना होकर हम ऐसा मानते हैं कि एच ए और एच बी है, यानी कि एच ए मतलब एच सी एफ इंटू संख्या का कोप्राइम फैक्टर, दूसरी संख्या एच सी एफ इंटू कोप्राइम फैक्टर। तो हम ऐसे मानते हैं संख्या। तो हमें क्या करना है, हमें दे रखा है एलसीएम, ये दे रखा है हमें एलसीएम 252, हमें एच सी एफ दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 12। दो संख्या जो उनका डिफरेंस है, दो संख्या जो जिनका डिफरेंस है हमारे दे रखा है 48। अब आपको क्या करना है, HCF से 1/1 डिवाइड करना है। जब आप 12 से इसे डिवाइड करोगे तो 12 21 होता है 252, ये कटेगा 21 बार। 12 से इसे डिवाइड करोगे ये हो गया 12 चौक 48 4। तो आपके पास कोई दो नंबर हैं, दो कोप्राइम नंबर, देखो ये कोप्राइम नंबर की मल्टीप्लाई है, ये कोप्राइम नंबर का डिफरेंस है। कोई दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 21 है, कोई दो ऐसे नंबर जिनकी गुणा 21 बैठ रही है, तो आप कहेंगे 7 या 21 होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि 21 से कम 21 होता है, ये भी सही है। लेकिन उसने बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो 7 और 3 पे ही डिफरेंस हमारा बनता है कितना, 4। तो हमारे पास संख्या आ चुकी है, हमारे पास संख्या होंगी हमारे पास 7 और 3 के अनुपात में। एक होगी 7 गुणा 12, एक होगी 3 गुणा 12, तो हमारे पास दोनों संख्या हो गई। लेकिन उसने पूछा है उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप ऐसे गुणा करके मत जोड़ना, आप सीधे जोड़ना, 7 और 3 10, 10 में गुणा कर देना 12 की, क्योंकि कोप्राइम फैक्टर को जोड़कर फिर गुणा कर देना, तो संख्याओं का जोड़ा जाएगा 120 डायरेक्ट। आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। ये कह रहा है कक्षा में दो बेंच ए और बी हैं। बेंच ए में 44% छात्र हैं और बेंच बी में 56 छात्र हैं। 44 छात्र हैं बेंच ए में और 56 छात्र हैं बेंच बी में। यदि बेंच ए का औसत भार 43 kg है और बेंच बी का औसत भार 39 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत भार बताना है। देखो एवरेज, हर चैप्टर, जिस बच्चे को एवरेज नहीं आता और बाकी सारे चैप्टर आते हैं, वो कहता है टाइम एंड वर्क आता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, मिक्सचर एलिगेशन आता है, एवरेज नहीं आता, तो उसको ये सारे चैप्टर नहीं आते हैं जिन जिनका नाम लिया मैंने। क्योंकि बिना एवरेज के ये सवाल अच्छे से नहीं हो सकते हैं लेकिन अच्छे से नहीं हो सकते। एग्जाम में ज़रूर होती है अच्छे से करने की, तो एग्जाम में ज़रूरत है अगर आपको अच्छे से करना है तो एवरेज चैप्टर ही बहुत अच्छे से करना है। एवरेज चैप्टर आपकी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को छोटा सा कर देता है। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूँ 53 × 48 माइनस 51 × 47, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारा ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, बटे में 2 भी लगा देता हूँ, चलो मैं बटे में आपको मैंने 2 लगा दिया। अब देखने में आपको लग रहा है कि हमारा कैलकुलेशन क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज को मैंने लिखा है इस कैलकुलेशन के तौर पे। एवरेज हर चैप्टर की जड़ है, हर चैप्टर की जड़ एवरेज है। आपको एवरेज अच्छे से आता है तो एवरेज अच्छे से आता है तो और चैप्टर सारे अच्छे से हो जाएंगे आपके। खैर इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास एक कक्षा में दो बेंच हैं ए और बी, ए और बी दो बेंच हैं।
ए जो बेंच है उसमें 44 छात्र हैं, जो बी बेंच है उसमें 56 छात्र हैं। इस 44 छात्रों का औसत है ये 43 है हमारे पास ए बेंच में, जो बी बेंच है 56 छात्र हैं, इसका एवरेज हमारे पास 39 है। तो इसने टोटल बेंच का एवरेज पूछा है, ए और बी का औसत कितना है। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी है। आप पहले देखें नंबर्स में, रेशो में कुछ कॉमन है, आप इसमें कहेंगे 4 से कट रहा है, 4 से इसे काटेंगे 11, 4 से काटेंगे 14, 11 और 14 हो गया, तो टोटल एवरेज आपके पास होगा 25 नंबर। 11 बच्चे पहली कक्षा में, दूसरे में 14 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे पास 25। अब आप देखो 11 की गुणा करेंगे 14 की गुणा करेंगे, 11 की गुणा करेंगे 43 में, प्लस 14 की गुणा करेंगे 39 में, 14 की गुणा करेंगे 39 में, और टोटल बच्चे हैं 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं करना है, हमारा एवरेज हमें बताता है कि एवरेज का मतलब होता है कि सभी नंबर बराबर हो जाएं। तो देखो ये 39 है, ये 39 होता तो ये भी 39 ही आता, लेकिन ये नंबर 39 नहीं है, ये 39 से ज़्यादा है, तो हमारा एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 39 से कितना ज़्यादा है, 39 से 4 ज़्यादा है, कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, तो ये 44 ज़्यादा है। देखो 44 जो ज़्यादा है वो हमारा एवरेज बढ़ाएगा, लेकिन एवरेज बढ़ाएगा किस पर, सभी बच्चों पर। तो 44 ज़्यादा है वो 25 बच्चों पे बढ़ेगा, तो 44/25 करना है। तो 25 से डिवाइड करने का रूल होता है, इसे 25 को आप 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो आप देखो इसे 100/4 लिखेंगे तो 4 की गुणा हो जाएगी, तो 44 होगा तो 176, 176 का मतलब 1.76। तो जब आप इसे 25 से भाग कर रहे हैं तो इसका 4 गुना कर रहे हैं 1.76, तो एवरेज जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा 1.76। कितना हो जाएगा जी, ये 40.76 हो जाएगा एवरेज हमारा। आगे 40.76, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 से ही 2/3 वर्षों में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 90-95 रुपये है तो मूलधन कितना है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2:2/3 ईयर, यानी कि 8/3 साल के लिए। जो ब्याज हमारे पास जो हो रहा है हमारे से 90-95 है, जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट होने सर्टेन सम, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 90-95 है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, आपको प्रिंसिपल बताना है। तो देखो ऑप्शन से भी हिट कर सकते हो आप, लेकिन आप देखें 15% की दर है हमारे पास, जो समय है जो टाइम है 2 साल, और आगे 2/3 साल आगे है, ठीक है। तो 2 साल अलग है, 2/3 साल अलग है, तो हम थोड़ी देर के लिए लमसम मान लेते हैं 3 साल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मूलधन मानना है अपनी तरफ से, इसकी वैल्यू होती है 3/20, 15% का मतलब होता है 3/20। देखो 3/20 हमारे पास 15% की वैल्यू होती है, तो जो अपॉन में 20 है उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल मानते हैं। अगर 2 साल है तो 20 का स्क्वायर, 3 साल है तो 20 की क्यूब, लेकिन ये जो कहानी है 2 साल और 3 साल के बीच की है, तो आप क्या मानेंगे, आप तो आप ऐसा माने 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए 20 की क्यूब मानेंगे 8000। तो हमने माना 8000 प्रिंसिपल है, उस पर 3/20 की दर से, 3/20 से हमारे पास ये परसेंटेज हट गया है इसका, 3/20 की दर से 2 साल, हम 3 साल का निकालते हैं, 2/3 साल बाद में देखेंगे। तो आप देखो 20 से डिवाइड करो 400, 400 का 3 गुना करोगे 1200, तो ये हो गया हमारे पास 1200 रुपये। अगले साल 1200, फिर आएगा हमारे पास 1200। तो हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं, इस पर निकालेंगे 3/20, तो 20 से काटोगे आप इसे, 0 से 0 6 आ जाएगा, 6×3 = 18 होगा 180, ठीक है जी। 180 हो गया, 1800 लिख दिया मैंने, 180 हो गया। इसके बाद इसका डबल होगा 360, फिर इसका तुम्हारा दोबारा से 3/20 निकलेगा, तो इसे 20 से काटेंगे 9 × 27 हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया। अब आप देखो हमारे पास 2 साल तो कंप्लीट थे, लेकिन तीसरा साल कंप्लीट नहीं था, तो तीसरा साल जो था वो 2/3 हिस्सा है, तो तीसरे साल का 2/3 निकालेंगे आप इसका केवल। इन दोनों को तो एक साथ ले लीजिए, 12 24, 24 और 1 25, ये तो हो गया 2580। आप इन सबको जोड़कर इसका 2/3 निकाल दीजिए। देखो इसका 2/3 निकालेंगे तो हो जाएगा 800, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 है ना। इसका आप 2/3 निकालोगे, 3 से काटोगे, ये 3 से काटोगे 120 दूनी 240, 2/3 हो गया। इसका 2/3 निकालोगे तो 3 से काटोगे आप इसे, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18। जोड़ देते हैं इन सबको हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1058, तो 1058 हो गया। आप 1058 जोड़ दीजिए इसमें, 1058 जोड़िए आप, कितना बना, ये 3 बना, ये 6 बना, ये हमारे पास 3 बना और ये 8 बना, तो 3638 हो गया। इस 3638 को कह रहा है वो हमसे 90-95, भाई हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 3638, उसको कह रहा है वो 90-95। आपको 8000 के कुल बताना है, तो इसकी कटिंग करनी है बस आपको। अब देखो कटिंग करना आसान है इसका, 36 का जो 2.5 गुना होता है 90 है, 36 दूनी 72, 72 का 36 का आधा 18 जोड़ोगे तो 90 बनेगा, और 38 का जो 2.5 गुना होता है 38 दूनी 76, 76 में 38 का आधा 19 जोड़ोगे तो 95, तो इसका घटेगा 2.5 बार, तो इसका 2.5 गुना है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल हमने माना था 8000, तो 8000 का 2.5 गुना करना है, तो 8000 का 2.5 गुना करेंगे हम, तो 8000 का 2.5 गुना भी कैसे करेंगे, 8 का 2 गुना 16000, 16000 में क्या जोड़ना है, 8 का आधा 4, 16 4 20,000,
तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया 20,000। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? पहला, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 क्वेश्चन देखो। ये मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अप्रोच आपको लगानी है उस अप्रोच से मैंने मैक्सिमम बच्चों को करते हुए नहीं देखा है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उस अप्रोच से आप इसे लगाना, वरना आप मेरी वीडियो देखते रहना कंटिन्यू। मैं आपको इस तरीके से 2-3 सवाल और बताऊँगा बाद में। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इसने बोला है कि एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, प्रवाह के विपरीत मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और 7.5 कह रहा है जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकता है। कितने समय में जा रहा है? देखो 5 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, वो 5 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, और 7.5 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, और टोटल लग रहा है 45 मिनट। और कह रहा है यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में, जल प्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर, और जल प्रवाह की विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर जा सकता है। कितने में? 25 मिनट में। जल प्रवाह के विपरीत 12 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय दे रखे हैं, और समय जो है मिनट्स में है। ये 72 मिनट 84 मिनट है ना। तो आप देखिए, मैं इसको इक्वेशन बनाता हूँ पहले। 5 किलोमीटर जाना है हमें अप स्ट्रीम, भाई 5 किलोमीटर जाना है हमें अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई। एक्स मान लिया हमने बोट की स्पीड, और वाई मान लिया हमने स्ट्रीम की स्पीड, तो एक्स माइनस वाई। और हमें जाना है 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि एक्स प्लस वाई। टोटल लग गए हैं हमें 45 मिनट। देखो हमें इसमें क्या करना है, 45/60 करना है, क्योंकि आवर में लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है। तो मैंने 45 मिनट मेंशन कर दिया है, हम इसी तरह लिख रहे हैं, बाद में कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी इसे 60 से डिवाइड। उसके बाद आगे कहा है उसने, इफ़ कह रहा है इट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। तो 5 किलोमीटर जा रहा है वो वाटर फ्लो में, यानी कि एक्स प्लस वाई से। उसके बाद कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो ये जा रहा है 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि एक्स माइनस वाई। जो टोटल समय है उसका कितना लग रहा है इसे? टोटल समय लग रहा है इसे 25 मिनट। उसने हमसे पूछा है कि वो 12 किलोमीटर अगर उसे जाना है किसी स्पीड से एक्स माइनस वाई से, तो कितना समय लगेगा? समय पूछा है मिनट में, ठीक है। तो मुझे एक्स माइनस वाई निकालना है, यानी कि मुझे एक्स प्लस वाई को हटाना है। एक्स प्लस वाई को हटा सकते हैं आप किसका? इसका 1.5 गुना करके। इसका 1.5 गुना करेंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन आप सिंपल सी चीज़ देखें, मैं एक्स प्लस वाई को ही हटा लेता हूँ। आप देखें, अगर ये हमारे पास 2.5 कम हुआ है, तो अगर मैं 2.5 कम कर दूँ कितनी बार? 2 बार, तो ये 5 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास यहाँ 20 मिनट कम हुए हैं, तो कितनी बार कम करा है? 2 बार। जितनी बार ये कम हुआ है उतनी बार ही दोनों को मूव करेंगे। ये 2 बार है तो वो भी 2 बार, ये 3 बार तो ये भी 3 बार, तो ये 20 मिनट कम हुए हैं। तो मुझे 20 मिनट कम करने हैं 2 बार, तो कितने कम होंगे? 20 मिनट 2 बार कम करेंगे तो 40 मिनट कम हो जाएंगे। तो इसमें से माइनस होना है 40 मिनट, ठीक है। अब आप देखें, इसमें से 2.5 कम हुआ है, तो मुझे इसमें से 2.5 कम करना है 2 बार, तो 2.5 कम करेंगे 2 बार, यानी कि 5 कम कर देंगे। तो आप खुद देखें, जब मैं इसमें से कम करूँगा तो मेरे पास बचेगा 2.5, ठीक है ना। 5 कम करूंगा 2.5 में से, तो 2.5 माइनस 5 करेंगे तो 2.5 बचेगा। माइनस के बचेगा, माइनस का लिख देना आप चाहे, क्योंकि माइनस अगर आप यहाँ लगाएंगे तो भी वहाँ माइनस का बच रहा है। देखो ये तो हो गया 0, इधर क्या बचा है हमारे पास? हमने कितना कम किया है? हमने यहाँ कम करा है 40 मिनट। तो पहले 25 करोगे 0, 25 के बाद 15 कम करोगे तो माइनस के 15 मिनट, तो माइनस के 15 मिनट बचेगा। माइनस के 15 मिनट को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2.5 चौका 10 हो गए। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई 10। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 10 रखनी है आपको, 12/10। देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 10 आई है आपके पास, मैंने 60 से डिवाइड कर दिया था ना, यहाँ पर 1/4 बनाया है, तो ये घंटे में चल रहा है, आंसर मिनट में है, तो आप बटे में 60 और कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप जब बटे में 60 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 12×72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 72 मिनट। तो देखो कोशिश करना इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखें, अच्छे से समझें, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आप डिफरेंस और गैप देखने लग जाते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से ओरल कर पाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। नहीं आया होगा तो आप इसे दोबारा से देखें, समझें, और मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। मैं आपको जल्द ही अपने टेलीग्राम का लिंक देने वाला हूँ, नीचे मेरी वीडियो में टेलीग्राम का लिंक आएगा, जो आपको सॉल्यूशन में आपको करा रहा हूँ, ये आपको PDF फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है यूनिटी ऑफ मैथ, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन मैं पहले इसका लिंक डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आज ही, जब ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको मुझे इसका सॉल्यूशन आपको किससे मिल जाएगा? टेलीग्राम से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।